Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today is 1st January and first of all wish you all very happy new year. तो आज के 10 MCQs जो है वो रेडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, Indian agriculture has been facing adverse terms of trade since independence. Second, share of agriculture in total investment has been reducing since 1950s. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये दोनों स्टेटमेंट के आंसर आपको इस आर्टिकल में से मिलेंगे जो कल के न्यूज़पेपर में था, जहां पे ये पैराग्राफ जो है वो पूरा इसी चीज को डेडिकेटेड है कि क्यों इंडिया के अंदर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इट इज एडवर्स. तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. यहां पे ये बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो जीडीपी के अंदर 45% शेयर था, लेकिन उस टाइम पे भी 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी. फिर ये परसेंटेज जो है इट इज एज ऑफ नाउ बिलो 16%, बट मोस्टली 50% पॉपुलेशन जो है स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर. तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, ये फैक्ट भी आपको यहीं से मिलेगा. 1950s के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 18% रहा करता था. 1980s के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 11% हो गया. और अभी की बात करें तो ये पूरा डबल डिजिट में भी नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होता जा रहा है. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. तो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था विच अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट दी फार्म सब्सिडीज. तो इसके ऊपर हम दो और क्वेश्चन देखेंगे. Second question, which of the following statement is or are correct about Indian agriculture? First, in wheat and rice, India has one of the highest agricultural yield in the world. Second, total workforce engaged in agriculture in US is higher than India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगर हम एग्रीकल्चर यील्ड की बात करें तो व्हीट एंड राइस के अंदर इंडिया काफी पीछे है. यहां पे आपको उसके आंसर्स मिलेंगे जहां पे ये कहा गया है कि व्हीट एंड राइस के अंदर इंडिया का रैंक जो है वो 45 एंड 59 रैंक है, जो कि काफी कम है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज यूएस के अंदर 2% जितना वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और हमारे यहाँ पे हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50% है. तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है कि यूएस का ज्यादा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा. आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. तो इसके आंसर्स भी आपको इसी आर्टिकल में से मिल जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ फार्म सब्सिडीज इन इंडिया? फर्स्ट, its major part is given to low income or resource poor farmers. Second, India provides one of the highest farm subsidies in total subsidies as a percentage of value addition in agriculture. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब फार्म सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो टोटल सब्सिडी है उसमें से 43% गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स, उनको जाती है. राइट. अब अगर हम टोटल फार्मर्स की बात करें कि टोटल जितने भी फार्मर्स है उसमें से ये कैटेगरी में कितने आते हैं, तो उसका क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रखा है. बिकॉज जिनके साथ 10 हेक्टेयर से कम जमीन हो उन सभी को इसके अंदर रखा है, लो इनकम एंड रिसोर्स पुअर फार्मर्स. तो इंडिया के जो टोटल फार्मर्स है उसमें से 99.43% इस कैटेगरी में आते हैं. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया का हर फार्मर जो है वो इकोनॉमिकली वीक फार्मर है, क्योंकि क्राइटेरिया इतना बड़ा रखा है. इसके लिए परसेंटेज जो है वो भी इतने ज्यादा आ रहा है और उन लोगों को सबसे ज्यादा सब्सिडी जा रही है. तो गवर्नमेंट के मुताबिक हर फार्मर इकोनॉमिकली वीक है. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड इज इनकरेक्ट. सेकंड का डेटा यहां पे दिया गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है
उसमें से फार्मर्स को कितना हिस्सा मिल रहा है एज अ फार्म सब्सिडी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2004 में जो 65% था वो 2017 में 90% तक पहुंच गया, लेकिन इंडिया में 2004 में जो 10.2% था वो अभी भी 12.4% ही है। मतलब फार्मिंग सेक्टर में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके सामने फार्म सब्सिडी उतनी नहीं पहुंच रही। और यहां पे क्या लिखा है कि इट इज द हाईएस्ट फार्म सब्सिडीज एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन। तो ये गलत होगा, आंसर इज ए 1 ओनली। Fourth question, the Kalapani and Susta regions were recently seen in news for border disputes between India and dash. Option A Bangladesh, option B Myanmar, option C Nepal and option D China. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी नेपाल। कालापानी रीजन एंड सुस्ता रीजन जो है इंडिया नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, रिसेंटली नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था और उसके अंदर ये दोनों रीजन जो है वो नेपाल के दिखाए गए थे, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो अभी नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसके अंदर इंडिया ने इंटरफियर नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है और उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट इवेंट्स ऑफ 2020 रिलेटेड एंड रिलेटेड कंट्री। फर्स्ट इज वाइड स्प्रेड बुश फायर, ऑस्ट्रेलिया। Second, Tigray organization conflict with government, Hong Kong. And third, रोहिंग्या क्राइसिस, म्यांमार। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। आपको पता है कि 2020 के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बहुत बड़ी बुश फायर जिसके अंदर करोड़ों ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद टाइग्रे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इथोपिया का। इथोपिया के अंदर अभी जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ये हांगकांग से रिलेटेड नहीं है, ये इथोपिया से रिलेटेड है। और रोहिंग्या क्राइसिस जो है वो म्यांमार से रिलेटेड है। सो द आंसर इज सी 1 and 3। तो ये भी कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि 2020 का पूरा ऑडिट है, कैसी कैसी डिजास्टर्स आई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही, इंडिया के अंदर कैसी सिचुएशन रही और इंडिया के ऊपर उसकी इंपैक्ट क्या हुई। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीनोम। फर्स्ट, इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। सेकेंड, ईच जीनोम कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जीनोम का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डीएनए के सेट है इंक्लूडिंग इट्स जीन्स, उन सभी को मिला के क्या बनता है, जीनोम बनता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन डीएनए पेयर्स है। तो ये फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकंड भी करेक्ट है कि जीनोम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है कि उस ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए एंड बनाने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो व्हाट विल बी दी हाइट एंड वेट, व्हाट विल बी दी कलर ऑफ हेयर, हेल्थ कंडीशन क्या होगी, ये सब चीजें वहां पे दी गई होती। सो द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। सो अभी कोविड-19 का जो अलग अलग स्ट्रेन मिल रहे हैं तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि कोविड-19 के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है ताकि हमें पता चले कि वायरस किस तरीके से म्यूटेंट हो रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ मिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट एस्टोनिया, सेकंड पैराग्वे, थर्ड डोमिनियन रिपब्लिक। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3। ये तीनों कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया का एक मिशन एस्टैब्लिश होगा। ये कल के न्यूज़पेपर में था जहां पे हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने कहा इट विल हेल्प एक्सपांड इंडियाज डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। तो ये कंट्रीज कहां पे है, इसके जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, फीचर क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आकाश मिसाइल। फर्स्ट, it is a long range surface to surface missile. Second,
रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट फॉर दिस मिसाइल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आकाश मिसाइल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल एंड इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। इट इज शॉर्ट रेंज मिसाइल एंड इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पे क्या लिखा है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस, तो इसलिए ये गलत होगा। आकाश मिसाइल जो है वो मल्टी टारगेट को भी अप्रोच कर सकता है और इंडिया के अंदर एयरफोर्स के अंदर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसे इंडक्ट किया गया है। और रिसेंटली ये कल के न्यूज़पेपर में है, कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो कैबिनेट ने इसके एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है और उसी के साथ में कमिंग इन फॉर दी मेजर प्लेटफॉर्म सच एज कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, जो कि इससे कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि श्रीलंका, म्यांमार उस जगह पे नए कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, India's core sector output has been growing since August 2021. Second, coal, fertilizers and electricity are sectors among the core sectors that are growing on year basis. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडिया का कोर सेक्टर आउटपुट जो है ये आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है, नवंबर महीने में इट हैज श्रैंक 2.6%। तो कोर सेक्टर का आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इससे पहले के महीने में इंक्लाइन हो रहा था, लेकिन अभी नवंबर के अंदर एक शार्प डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकंड इज करेक्ट। अगर इसके माइक्रो स्टैटिस्टिक्स देखें तो वहां पे कोल, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है ओनली सेक्टर्स टू रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। तो इसका सजेशन ये होता है कि इकोनॉमी जो है अभी तक उतनी रिकवर नहीं हुई। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब इसके ऊपर हम एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज पर द वेट गिवन टू देम। फर्स्ट इज कोल, सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर इज 3, 2, 1, 4। सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट को दिया गया है, ऑलमोस्ट 28% जितना। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे लोवेस्ट फर्टिलाइजर का है, अराउंड 2.5% जितना है। कोल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है अराउंड 19% कह सकते हैं, एंड फिर उसके बाद कोल सेक्टर का है जो अराउंड 10% है। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 3, 2, 1, 4। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।